मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज। हमने पिछले वीडियो में ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। तो हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था अंग्रेज़ों के भारत आगमन से। अंग्रेज़ भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली, फिर अंग्रेज़ के पहले पुर्तगालियों का आगमन होता है, पुर्तगालियों के बाद डचों के बाद ब्रिटेन का, और इस तरह से धीरे धीरे करके ब्रिटेन पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद शुरू होती है आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म किया है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं आज़ाद हिंद फौज वाले चैप्टर पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज़ादी की लड़ाई में इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में दोनों में मतभेद था। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था और गांधी जी चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे, लेकिन बोस चाहते थे कि अभी ही अच्छा समय है, सही समय है जब हम लोग अंग्रेजों पे हमला बोल सकते हैं और आज़ादी को पा सकते हैं। तो इन दोनों में मतभेद हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, बोस इस्तीफा दे देते हैं और एक अपना अलग संगठन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज़ाद हिंद फौज में हमें क्या पढ़ना है। तो आज़ाद हिंद फौज का विचार, सबसे पहले इसका विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार देते हैं। इसकी स्थापना होती है 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी इसकी स्थापना होती है। तो कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का विचार देते हैं और स्थापना होती है 1942 में। कहाँ पे होती है? जापान में होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है जापान में, न कि भारत में। संस्थापक थे रास बिहारी बोस, जो कि जापान जाते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे और इसका मुख्यालय कहाँ बना था? सिंगापुर में। चलिए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, जहाँ पे गांधी जी और बोस में मतभेद चल रहा होता है। यहाँ पे बोस इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए मतभेद हो रहा था बोस में और कांग्रेस में। तो बोस यहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक, अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि कैसे कैसे मतभेद होता है, किन किन बातों पे मतभेद होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या घटनाएं घटित होती हैं और इसके बाद महात्मा गांधी जी और बोस के बीच मतभेद बढ़ता जाता है। बोस का कहना था कि हमें युद्ध का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं, हमें अभी अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ये सही समय नहीं है आंदोलन करने का। तो उसके बाद बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। जुलाई 1940 बोस कलकत्ता में घर में नजरबंद, और जुलाई 1940 में अंग्रेजों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। वहां से वो भाग जाते हैं। पठान जियाउद्दीन ने उनको भगाया था। पठान जियाउद्दीन जो है, उनकी मदद से सुभाष चंद्र बोस घर से भाग जाते हैं और गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जिसको बोस रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, गोमो रेलवे स्टेशन। और ट्रेन थी कालका मेल ट्रेन पे बैठ जाते हैं और वहां से जाते हैं लाहौर। सबसे पहले वो कालका मेल में बैठते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, लाहौर के बाद जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में उनकी मुलाकात होती है हिटलर से और नेताजी की उपाधि उनको यहाँ पे मिलती है और इंडियन लीजन की स्थापना होती है। तो सुभाष चंद्र बोस नज़रबंद कर लिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, फिर पठान की मदद से भाग जाते हैं और लाहौर पहुँचते हैं। लाहौर के बाद वो पहुँचते हैं जर्मनी में हिटलर से मुलाकात होती है, लेकिन वो हिटलर के मन में जो था वो उसको सुभाष चंद्र बोस समझ जाते हैं। वो जर्मनी से भी आगे चले जाते हैं जापान। तो उनका लास्ट था, वो जापान पहुंचते हैं और जापान में उनको मिलते हैं रास बिहारी बोस जो है वो मिल करके यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन करते हैं। रास बिहारी बोस बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। आईएनए, आज़ाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना करते हैं। आईएनए की स्थापना यहाँ पे हो जाती है।
जुलाई 1943, जुलाई 1943। आईएनए की स्थापना हो जाती है। जुलाई 1943 में बोस आजाद हिंद फौज के सरल सेनापति घोषित होते हैं। और 1943 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज आईएनए का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया जाता है। फिर अक्टूबर 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं और घोषणा करते हैं कि आजाद हिंद फौज WWI में वर्ल्ड वार 2 में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में जापान का साथ देगा। और इसमें घोषणा होती है कि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में जापान का साथ देगा आजाद हिंद फौज। अब यहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन शामिल था और ब्रिटेन के साथ भारत भी युद्ध लड़ रहा था। और जर्मनी के साथ यहाँ पे देखेंगे हम लोग जापान को साथ देना था, मित्र राष्ट्रों का साथ देना था जापान को। तो अब यहाँ पे नारा दिया गया, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। तो सुभाष चंद्र बोस 3 महत्वपूर्ण नारा इनका फेमस है, दिल्ली चलो और जय हिंद और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी। ये जर्मनी से इन्होंने ये वाला नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से दिया था। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात होता है कि जब आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा होती है तो आज़ाद हिंद फौज वर्ल्ड वार 2 में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जापान के साथ लड़ेगा, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जापान के साथ युद्ध में उतरेगा। तो ये जापान के साथ थे और मित्र राष्ट्र में भारत भी आता था। इसी से इसका आगे असर क्या पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। तो रानी झांसी रेजिमेंट, ये आईएनए जो है बहुत ही बड़ा संगठन बन गया था और इसमें एक महिलाओं का एक अलग रेजिमेंट था, रानी झांसी रेजिमेंट स्त्री सैनिकों का दल था। नवंबर 1943 में शहीद द्वीप स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर जापान का कब्जा था और उस द्वीप को आज़ाद हिंद फौज को दे दिया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप था, उसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसको जापान ने आज़ाद हिंद फौज आईएनए को दे दिया। और 6 जुलाई 1944 को रेडियो से प्रसारण किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से सबसे पहले प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो कि इन्होंने जापान से ऐसा कहा था। 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अगस्त 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। 18 अगस्त 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है। कुछ दिन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होगा लाल किला का मुकदमा। आईएनए के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये जापान के साथ था और द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद सैनिकों को गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है और इसके 3 प्रमुख आईएनए के 3 प्रमुख सैनिक थे, जो कि एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे और एक सिख थे। 3 प्रमुख इसके सैनिक थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। इन तीनों के नाम क्रमशः थे। हिंदू सैनिक का नाम था कर्नल प्रेम सहगल, मुस्लिम का नाम था मेजर शहनवाज खान और सिख का नाम था मेजर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इन तीनों को भारत लाया जाता है और यहाँ लाल किला में कैद कर दिया जाता है। लाल किले में ही मुकदमा चलाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये देशद्रोही हैं और ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनका आईएनए का पूरा इमेज भारत के सामने अंग्रेजों ने खराब तरह से प्रस्तुत किया था कि ये भारत के साथ नहीं थे और ये देशद्रोही थे। तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और बर्मा में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना दिखाया।
दिखाया था, वहाँ पर भी भारत का झंडा इन्होंने गाड़ा था। देशभक्त सैनिक गिरफ्तार हो जाते हैं, मुकदमा लाल किले में कैद किया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया जाता है। कांग्रेस के नेता इसके बचाव में उतरते हैं, कांग्रेस के नेता इसके बचाव में उतरते हैं। आज़ाद हिंद फौज आईएनए के सैनिकों के बचाव में कांग्रेस के नेता उतरते हैं और 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख थे इसके वकील थे भूलाबाई देसाई, जो कि बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे और इनको जो है कांग्रेस से निकाल दिया गया था। इनसे कांग्रेस का सीट भी छीन लिया गया था, क्योंकि इनको भी ऐसा कहा गया था कि ये अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, इनके साथ भी मतभेद हो गया था। तो इस केस के जरिए भूलाबाई देसाई ने अपने उन सारे दाग को मिटा दिया और अपने आप को इन्होंने देशभक्त के रूप में इस केस को जीत करके लोगों के सामने दिखाया और पूरे केस का रुख बदल दिया। भूलाबाई देसाई ने पूरे केस का रुख बदलते हुए, बीमार होने की अवस्था में भी और बहुत ही बूढ़े हो चुके थे तब भी इन्होंने केस को जीत करके पूरे भारत को दिखाया कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और इन्होंने 5 टीम के सदस्य थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू और भूलाबाई देसाई इसके नेतृत्व करता थे। तो ये 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी यहाँ से आईएनए के सैनिकों को छुड़ाने के लिए। नवंबर 1945 में फांसी की सजा इनको दे दी जाती है और मुकदमा चलता है बहुत दिन तक चलता है। उसके बाद पूरे देश में विद्रोह फैल जाता है, क्योंकि भूलाबाई देसाई ने लोगों के सामने दिखाया कि आईएनए के सैनिक देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त हैं और ये अपने देश के लिए ही लड़ रहे थे। और अलग से भारत से बाहर जाकर के जापान में ये जो सरकार बनाते हैं वो अपने देश की सुरक्षा के लिए ही बनाते हैं और इसका संविधान भी अलग था, इसलिए ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ये देशद्रोही है। कोई अगर जाके बाहर में अपना संविधान अपनी सरकार बनाता है तो वो देशद्रोही नहीं होता है। तो भूलाबाई देसाई ने बहुत सारे दलीलें दी, बहुत सारे आर्गूमेंट किए और इसके बाद ये केस जीत जाते हैं। और उसके बाद एक सैनिक को उम्र कैद की सजा आती है, बाद में इन सबको रिहा कर दिया जाता है। तो इनका एक नारा भी था, जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी तो कांग्रेस के नेता और बाहर से जितने भी भारतीय थे उन्होंने नारा लगाया था कि लाल किला को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा बहुत फेमस हुआ था, लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। और देश में कड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही थी, आंदोलन जुलूस हो रहा था। पुलिस संघर्ष में 40 लोग मारे गए थे। पुलिस संघर्ष हो रहा था, लोग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के आंदोलन कर रहे थे और उनका कहना था कि इन नेताओं को, इसके जो सैनिक हैं आईएनए के, उनको रिहा किया जाए। और भूलाबाई देसाई केस जीत जाते हैं और ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं और उनकी जो छवि धूमिल हुई थी कांग्रेस में उसको भी वो फिर से अपना वापस लाते हैं। और ये केस बहुत ही अहम था, जिससे लोगों को पता चला कि आईएनए ने क्या क्या काम किए हैं भारत को आज़ादी दिलाने में। तो ये था हमारा लाल किला मुकदमा, और जो कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद होता है, उनके सैनिकों को गिरफ्तार करने के बाद, और केस जीत भी जाते हैं। और आज़ाद हिंद फौज की कहानी थी ये कि किस तरह से ये बनता है, कहाँ पे बनता है, इसका विचार किसने दिया था, इसके संस्थापक कौन कौन थे। और इसके बाद हम लोग श्री राजगोपालाचारी योजना, शिमला समझौता, ये सब पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन, ये सब हमें पढ़ना बाकी है। उसके बाद देश आज़ाद कैसे हुआ ये भी हमें पढ़ना है। तो इन सब को जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।